नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है 12 नवंबर से लेके, उसी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और प्लस डेली 80 क्वेश्चन जो हम फ्री क्विज में करवा रहे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80 जो करवा रहे हैं हिंदी के और प्लस जीके मूल विधि संविधान के, वो तो करवाते ही जा रहे हैं, प्लस और भी कई सारी पिक्स शेयर करते जा रहे हैं। यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में चैनल है, एड्रेस आप डाल सकते हैं @UPSI बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, लगातार आपके लिए सपोर्ट है। लास्ट के 10 दिनों में लगातार इंपॉर्टेंट पिक्स और प्लस हिंदी, जो हिंदी 40 नंबर की आएगी यूपीएसआई वाली, उस पे फोकस करके 1 को 40 की क्विज चल रही है। प्लस उसके अलावा पूरे दिन भर आप अपडेट देखते रहिए। इस चैनल पे फ्री वाला चैनल है एकदम, कई सारे अपडेट देते जाएंगे जो कि लास्ट के 8-9 दिन में मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज है, जो आप पढ़ लो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब कुछ उसमें बताया जा रहा है। एक हमने यूपीएसआई प्लेलिस्ट भी बना दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसमें जितने वीडियो दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान जीके के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई और कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। भैया क्विज डेली करते रहो, पिछले 3 महीने से करवा रहे हैं, पिछला भी बैकलॉग क्लियर कर लो और लगातार इस चैनल को फॉलो करके रखिए। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेन चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन रखिए। ये यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए चैनल बनाया गया है। यहाँ पे फ्री क्विज, पिक्स सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। लगातार आप इसमें फॉलो करते रहिए। मीडिया सेक्शन में पिक्स देते रहते हैं, क्विज देते रह रहे हैं, लगातार हो रहा है। आप देखिए लगातार अपडेट देते जा रहे हैं। मूल विधि से रिलेटेड जो टॉपिक आप बोल दोगे इस वीडियो के कमेंट में, उस पर और बंपर रिवीजन करवाएंगे यहाँ पे। दोस्तों यूपीएसआई का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और एग्जाम की डेट पहले से ही डिक्लेयर है, तो आप लगातार तैयारी कर रहे होंगे और निरंतर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से ही या करवाने के उद्देश्य से ये वीडियो श्रृंखला लॉन्च की गई है। इसमें कई सारे वीडियोस आप देखेंगे, प्रश्नों का अभ्यास आपका बेहतर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 40 तक हमने कंप्लीट किया था और ये है 41। इसमें कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है, ये चीज। अब इसमें आप बताइए कि अनुच्छेद कौन सा है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, अनुच्छेद 122। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित नहीं किया जा सकता या दंडित नहीं किया जा सकता, ये एक बात है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में उपरोक्त संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आपको यह बताना है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है आप देखिए, इसमें से 19वां है, 20वां है, 21वां है या फिर 22वां है। तो आर्टिकल नंबर 21 में तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 20 में इसका प्रावधान किया गया है कि अपराध के लिए जब तक दोष सिद्ध न हो जाए कि मतलब वही दोषी है, तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा और एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से ज्यादा बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये सब प्रावधान हमें किस में दिखाई देता है, 20 में दिखाई देता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 में आपसे कहा गया कि 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था या परसेंटेज कितना था, ये बताइए। तो 43 का जो राइट आंसर है वो इसमें भी हो जाएगा 31.16। इसके बाद 44 को देखिए, सेंसस 2011 या जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो गोवा में है। यहाँ कुछ लोगों ने महाराष्ट्र को चुना था लेकिन गोवा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, निम्नलिखित जनगणना वर्ष में किसमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, आपको ये बताना है, मतलब नेगेटिव में चली गई थी। वैसे तो आमतौर पे देखा जाता है कि जनसंख्या बढ़ती ही है, उसमें कमी कहाँ आ रही है, कितना भी कोशिश कर ले तो भी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन ये साल ऐसा था या ये दशक ऐसा था जिसमें कि ये नेगेटिव में थी। तो वो साल कौन सा था, 1901 था, 11 था, 21 था या इसमें से कोई नहीं था। अब इसमें से जो करेक्ट आंसर है 45 का, वो आप देख लीजिए पहले, सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब क्या है, 1921, 1921। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 10 साल के अंतराल पे सेंसस रिकॉर्ड किया जाता है, तो अभी 2011 वाला ही चल रहा है। कोरोना की वजह से सेंसस लेट हो गया है, नहीं तो 2021 में आ गया होता। और ये जो जनगणना है पहली बार डिजिटल तरीके से की जा रही है, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद 46 को देखते हैं। 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है, आप देखिए। यहाँ मध्य प्रदेश राज्य का नाम दिया है। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। महाराष्ट्र राज्य है, उड़ीसा राज्य है या फिर गुजरात है, आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। और 46 का जो राइट आंसर है वो इसमें से मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, इसे हम चुनते हैं। इसके बाद 47 को देखिए, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर से इनका जो नाम है थोड़ा सा बदलकर अंबेडकर कर दिया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ठीक, ये जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, आगरा में है, इलाहाबाद में है, कानपुर में है कि लखनऊ में है, बताइए। तो देखिए 47 का सी वाला हो जाएगा, ये कानपुर में है। विकलांगों के लिए स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है, मतलब दिव्यांग जो व्यक्ति है उनके लिए। इसके बाद 48 में आपसे कहा गया कि सुमेलित जो नहीं है वो बताइए। तो नोएडा में सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा हब है, मतलब केंद्र है।
इसके बाद सीतापुर में प्लाईवुड इंडस्ट्री है, गोरखपुर में खेल कूद के सामान बनाने का काफी बड़ा उद्योग है ऐसा कहा गया है, और वाराणसी में रेशम उद्योग है। बनारसी साड़ी आपने सुनी होगी, रेशमी साड़ी जरी के बॉर्डर वाली। अब इसमें आप बताइए कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गोरखपुर वाला जो है वो गलत है, गोरखपुर और खेल कूद का सामान बनाने वाला इसी में गड़बड़ी। ठीक, कैसे? तो खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है? ये ज्यादातर मेरठ में, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मेरठ में दिखाई देता है, और वही गलत। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 49 में कहा गया कि सही सुमेलित जो नहीं है वो तलाशी है। तो सोनभद्र में चूने का पत्थर प्राप्त होता है, मतलब चूना पत्थर प्राप्त होता है। जो कांच बालू या शीशा वाली बालू है, सिलिका बालू इसको कहा जाता है असल में, तो ये इलाहाबाद से प्राप्त होती है। ललितपुर से तांबा प्राप्त होता है, और आगरा से नॉन प्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होती है, ऐसा कहा जा रहा है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो तलाशना था, तो जो डी वाला है वो हो जाएगा। आगरा और नॉन प्लास्टिक जो फायर क्ले है वो वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। ललितपुर से यूरेनियम के अलावा तांबा भी मिलता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 में आपसे पूछा गया कि हर्बर्ट रिस्ले के हिसाब से उत्तर प्रदेश में निवास क्षेत्र है किसका? मतलब उत्तर प्रदेश जो मूल निवास स्थान था वो किस प्रजाति का था या किस मानव प्रजाति का था, ये आपको बताना है। तो ये इंडो आर्यन प्रजाति का निवास स्थान था। आर्य और द्रविड़ दोनों यहाँ पर पाए जाते थे, या मंगोलायड का यहाँ पर निवास स्थान था, या स्काइनो जो द्रविड़ होते थे, इस प्रकार की प्रजाति के लोग यहाँ निवास करते थे। आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा? यूपी में मूल निवास किसका था? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। आर्य और द्रविड़ दोनों प्रकार के मिक्स यहाँ पे जो लोग हैं वो पाए जाते थे। सिर्फ आर्य ही नहीं पाए जाते थे, बल्कि उसके साथ साथ द्रविड़ लोग भी होते थे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, और उन्हीं की जो संतति है वो यहाँ जनसंख्या के रूप में निवास कर रही है, अगर बाहर से कोई नहीं आया है तो। इसके बाद 51 को देखिए। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अब यहाँ देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, और एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है वो उरई में है, ऐसा दिया हुआ है। आप बताएं कि इसमें से 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, उरई वाला जो दिया है ना, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, यहाँ आप देखें एग्रो प्रोसेसिंग जोन, इसका जो डी वाला ऑप्शन है वही गलत है, बाकी जितने हैं वो सही। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। उरई वहां पर नहीं होगा। इसके बाद 52 में देखिए, दहेज की परिभाषा दी गई। अब ये कौन सी धारा में दी गई है आपको देखना है। तो इंडियन पीनल कोड की जो धाराएं हैं उनको एक बार कम से कम मोटे तौर पर ही सही देख लीजिएगा, कौन से अध्याय में कौन सी धारा में किस चीज का प्रावधान है, इससे प्रश्न बनता है। और अभी कुछ समय पहले, मतलब दीपावली के दिन ही आपको कुछ मटेरियल शेयर किया गया है ग्रुप में। लगातार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कई सारे मटेरियल टेक्स्ट फॉर्मेट में दिए गए हैं। उसमें ये जो आईपीसी की पूरी धाराएं हैं वो एक के बाद एक दी गई हैं, सब कुछ। उसको एक बार सरसरे तौर पर देख लीजिएगा। उसको देने का उद्देश्य ये नहीं है कि रटिए, लेकिन इस ग्रुप में जितना भी दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, इसलिए सामग्री को एक बार ध्यान से देखिएगा, उससे आपके काफी प्रश्न बन सकते हैं। फिलहाल इसमें देखिए, दहेज की परिभाषा दी गई है कहाँ से? तो धारा 2 में है, धारा 4 में है, धारा 3 में है, या फिर धारा 5 में है। और 52 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा ए वाला। धारा 2 में दहेज की परिभाषा हमें दिखाई देती। 53 को देखिए, यानी 53वां, इसमें कहा जा रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन करता है? ये काम कौन करता है आप बताएं? तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी करते हैं। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट करते हैं। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं, या इसमें से कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। और 53 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं या महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं वो यहाँ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मामलों का संज्ञान लेते हैं। 54 को देखते हैं। 54 में पूछा गया कि मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है। ठीक, मतलब मूल्यवान प्रतिभूति असल में क्या होती है, इसका अर्थ कहाँ से हमें दिखाई देता है? तो धारा के स्पष्टीकरण में दिखाई देता है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 30 है, इंडियन पीनल कोड की जो धारा 30 है, उसमें दिखाई देता है, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में दिखाई देता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में दिखाई देता है। इसमें से कौन सा होगा? तो 54 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला। ठीक है, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ग्रुप में दिया गया है पूरा एक एक चीज, मतलब एक एक धारा और उसके अंदर के जितने भी प्रोविजन है वो सब दिए गए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ये जो इंडियन पीनल कोड की धाराएं हैं ये पुलिस भर्ती की किसी भी परीक्षा के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती। तो अब यहाँ देखिए, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 30 है उसमें इसका जिक्र किया गया है। इसके बाद 55 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दहेज की संपत्ति स्त्री की मृत्यु के बाद, जो कि विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो गई, मतलब विवाह को 7 साल नहीं हुआ तब तक जो महिला है वो मर गई है, मतलब उसका देहावसान हो गया है, तो उसके बाद जो दहेज की संपत्ति है वो किसके पास जाएगी? माता पिता को दे दी जाएगी वापस, या फिर अगर मतलब उस महिला की कोई संतान है, बच्चे हैं, तो उनके नाम से हो जाएगी, या दोनों को मिल सकती है, या फिर पति को मिलेगी? आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? 55, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हो जाएगा। और सी का मतलब ये है, यहाँ देखिए, यदि संतान है, मतलब उस महिला के कोई बच्चे हैं जो कि अभी अल्पवयस्क ही होंगे क्योंकि 7 साल से अधिक नहीं हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में उन बच्चों के नाम हो जाएगी। और अगर नहीं है तो फिर माता पिता को वापस मिल जाएगी, क्योंकि पैसा तो उन्हीं का था। ठीक है, पैसा उन्हीं का था, उन्होंने दहेज के तौर पे दिया था, और दहेज एक घृणित परंपरा है, तो पति को क्यों मिलने लगा? इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 56 को देखिएगा। 56 में आपसे कहा जा रहा है, यहाँ 56 ये रहा, कहा जा रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण वाला जो ये अधिनियम था ये कब लागू हुआ था? इसकी डेट आपको बतानी है।
मतलब जो किशोर वय बालक होते हैं उनकी देखरेख से संबंधित यह नियम था। 1 मार्च 2015 को लागू होता है, 1 अप्रैल 2015 को लागू होता है, 15 जनवरी 2016 को होता है या 14 नवंबर 2012 को होता है। आप बताइए इसमें से एग्जैक्ट डेट कौन सी। और 56 का सी वाला हो जाएगा 15 जनवरी 2016, सी वाला सही है 15 जनवरी 2016। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। और प्रश्न संख्या 57 में आपसे पूछा गया कि दहेज लेना और देना ये दोनों अपराध है, लेकिन कौन से कानून के तहत इसको अपराध घोषित किया गया है, तो उस कानून का यहाँ जिक्र किया गया है। अब बताइए कौन सा होगा। ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 वाला है, या घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण करने वाला जो अधिनियम आया था 2005 में, उसमें इसका प्रोविजन किया गया है, या इंडियन पिनल कोड जो 1860 वाला है उसमें इसका प्रावधान दिखाई देता है, या सभी में दिखाई देता है। ये बताइए आप। सभी वाला ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है, ध्यान से देखिएगा। और देखिए 57 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। कानून एक एक शब्द को मायने देता है या उसका महत्व रखता है। कहने का मतलब ये है कि वर्ड टू वर्ड यहाँ पर जो वाक्य होते हैं वो माने जाते हैं। अगर उसमें जरा भी शब्दों का हेर फेर है तो वो किसी दूसरी धारा में या किसी दूसरे कानून में चले जाएंगे। संविधान में भी इसीलिए एक एक शब्द को ध्यान में रखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए दहेज लेना और देना ये दोनों अपराध है, ऐसा एकदम एक एक शब्द वर्ड टू वर्ड जो दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो कानून यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो दहेज लेने का समर्थन करते हैं, वहां भी घुमा फिराकर दहेज को निषेध ही किया गया है, ठीक है, उसका पक्ष नहीं लिया गया है, लेकिन इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा गया है जितना कि यहाँ पर जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है उसमें दिखाई देता है, ठीक है, बस इतनी ही बात है। इसके बाद देखिए 58 में कहा जा रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ये वेश्यावृत्ति वाला जो है इससे क्या अभिप्राय है, मतलब क्या किस तरह से इसको लागू किया जाए या इसके कौन से प्रोविजन है। तो व्यक्तियों का लैंगिक शोषण या दुरुपयोग, वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु लैंगिक शोषण और दुरुपयोग, स्त्रियों पर लैंगिक हमला, इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो 58 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु लैंगिक शोषण और दुरुपयोग, वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु लैंगिक शोषण और दुरुपयोग, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद 59 को देखिए, नियम बनाने की शक्ति सही अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। नाम थोड़े से यहाँ टेढ़े टाढ़े हैं, उससे कोई समस्या नहीं है, कानूनी नाम ऐसे ही होते हैं। तो ये किसे प्राप्त है, मतलब ये ताकत अधिनियम की जो शक्ति है वो किसको प्राप्त है, उच्च न्यायालय को प्राप्त है, यानी हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें से कौन सा होगा आप बताएं, नियम बनाने की शक्ति का सही अपशिष्ट स्वरूप। और 59 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, केंद्र सरकार के पास है। हालांकि कोर्ट का भी इसमें दायित्व तो होता है, कोर्ट इससे अछूता नहीं है, और उच्चतम न्यायालय अगर कहीं बीच में टांग अड़ाना ही चाहे तो वहां पे बात जो है वो रुक सकती है, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार का मूल वर्चस्व होता है, और इसलिए हम इसमें से एक चुनना था तो सी वाले को चुनेंगे। एक से अधिक ऑप्शन चुनने होते हैं तो फिर दोनों में से सोचा जा सकता है। इसके बाद 60वें को देखिए, यदि किसी किशोर का विचारण न्यायालय में चल रहा है तो विचारण के दौरान ही वो वयस्कता प्राप्त कर ले रहा है। मतलब आप जानते हैं कि कानूनी मामले इतनी जल्दी तो समाप्त होते नहीं है, अपने देश में धीमी प्रक्रिया है, जितना तेज न्याय मिलना चाहिए उतना नहीं है। तो ऐसे में किसी किशोर वय के अपराधी पर आरोप लगा है, मान लीजिए रेप का आरोप लगा है या इस प्रकार के दुर्व्यवहार का आरोप लगा है, और मुकदमा चलते चलते इतना समय गुजर गया कि वो वयस्क हो गया, तो ऐसी कंडीशन में मामले की कार्यवाही कैसी होगी, वयस्कों की तरह से चलेगी, मतलब चूंकि अब वो वयस्क हो गया है यानी 18 से ऊपर का हो गया है, या अभी भी किशोरों की तरह से ही चलेगी। कार्यवाही पहले किशोर अधिनियम के अंतर्गत और बाद में सीआरपीसी के अंतर्गत चलेगी, और आईपीसी की धारा मतलब इंडियन पीनल कोड की धारा 8 के अंतर्गत चलेगी। इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें 60वां, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, अभी भी किशोरों की भांति चलेगी, क्योंकि जो उसने अपराध किया था वो अपनी किशोर वय में किया था। ये इसके पीछे रीजन होता है। यहाँ थोड़ा सा पेच है, आपको ये लग रहा होगा कि पहले तो किशोर अधिनियम के अंतर्गत चलेगी, उसके बाद फिर सीआरपीसी में देखा जाएगा, वो बात नहीं है। बात यह है कि अभी जो मुकदमे की कार्यवाही है वो इस चीज को मानकर चल रही है ना कि उसने जब अपराध किया था तो उस समय वो अभी वयस्क नहीं था, तो उस समय जो उसकी मानसिकता थी उसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। इसके बाद 61वें को देखते हैं। 61वें में आपसे कहा गया कि बाल विवाह शून्य करने की याचिका कब तक दाखिल की जा सकती है, कब तक ही दाखिल की जा सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो वयस्क होने के बाद कभी भी, या फिर वयस्क होने के 5 साल के अंदर करना पड़ता है, वयस्क होने के 2 साल के अंदर करना पड़ता है, या 3 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप बताइए। तो देखिए 61 का करेक्ट आंसर इसमें आप देख लीजिए सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब क्या है, वयस्क होने के, माफ कीजिएगा यहाँ पर नीचे वाला, वयस्क होने के 2 साल के अंदर अगर बाल विवाह हुआ है और आप वयस्क होने के बाद उससे विच्छेद चाहते हैं, तो वयस्क हो गए यानी 18 के हो गए तो उसके 2 साल के अंदर ही उसके लिए अर्जी डालनी पड़ेगी, तब जाकर उसे निषेध कर दिया जाएगा या शून्य कर दिया जाएगा, मतलब समाप्त। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। देखिए इन क्विजेस पे बने हुए जो वीडियोस हैं वो पीछे मौजूद हैं, जैसे कि ये मॉडल पेपर नंबर 3 था, ऐसे ही कई सारे आपको दिखाई देंगे। अब इसमें देखिए 62 कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तो यह स्पष्ट प्रावधान है किसमें, तो भारत के संविधान में तो है ही है, ठीक है, एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और क्या है, उसमें यही सब बातें तो कही गई हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको इंडियन पीनल कोड पढ़ना होगा, क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक इंस्पेक्टर को ये पता होना चाहिए ना, थाने का प्रभारी है भाई, तो उसके पास ये सब जानकारियां होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। तो आप देखिए इसमें से कौन सी धारा होगी जिसमें कि ये प्रावधान किया गया है।
अब 62वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, धारा 36। अब आप पूछेंगे कि ये सब कहाँ से मिलेगा, तो इसी टेलीग्राम के चैनल पर इसको ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले, यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, एसआई पुलिस कांस्टेबल उत्तर प्रदेश, ये नाम है चैनल का। कहीं फ्रॉड जो चैनल है उनके चक्कर में मत पड़ जाइएगा। और इसमें जब आप जाएंगे ना तो बहुत सारा मटेरियल शेयर किया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा और देखिए कि उसमें इंडियन पीनल कोड से संबंधित कितनी सारी बातें शेयर की गई। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 4 नवंबर की तारीख का आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 63 में देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, इसमें कितने अध्याय हैं, अध्याय कितने हैं, बस उतनी संख्या आपको बतानी है। तो जो पुलिस रेगुलेशन का ये पूरा अधिनियम था या दस्तावेज था, उसमें अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर इसमें से आप पहले देखिए 37, मतलब 37 अध्याय हैं अभी तत्काल में, 37 अध्याय। इसके बाद 64वें को देखते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। अब क्या सम्मिलित नहीं है, तो डुअल गवर्नमेंट सम्मिलित नहीं है, या फिर संविधान में संशोधन की जो राज्यों की भूमिका होती है वही नहीं शामिल है, या एकल नागरिकता का इसमें प्रावधान नहीं है, या फिर शक्तियों के विभाजन की बात ही नहीं की गई है। तो आप बताइए कि संघीय सरकार में क्या नहीं शामिल होता है, और इसका ये भी मतलब है कि बाकी 3 शामिल होते हैं, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। और 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो इसमें शामिल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये संविधान में है ही नहीं है, लेकिन संघात्मक ढांचे में इसको स्पष्ट तौर पर नहीं शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए 65, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, तो बहुमत दल का शासन, दोहरी कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व या सभी, बताइए। तो इसका तो डी ही होगा, इसमें और कोई संदेह हो ही नहीं सकता, ये तीनों होंगे, और इसीलिए डी वाले ऑप्शन में कहा है कि सभी। इसके बाद 66 को देखिए, कहा जा रहा है 66वें में कि यदि किसी देश को रिपब्लिक यानी गणराज्य कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है, तो इसका क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ पर जो राष्ट्र प्रमुख है वो निर्वाचित होता है, चुना जाता है, और राजनीतिक संप्रभुता का जनता में समावेश है, जनता में वो निहित है, ऐसा कहा गया, या किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थित होना, ये इसमें कारण है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से रीजन ऐसे होते हैं कि एक जो देश है उसको रिपब्लिक कहा जा सकता है, और इसका भी टी हो जाएगा। ये तीनों चीजें होती हैं। जब आपको यहाँ पर सभी चुनने का विकल्प है तो आप सभी पर विचार कर लीजिएगा। एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख होता है वो अनुवांशिक नहीं होता है, उसको जनता चुनती है, चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा वो चुनकर बहुमत साबित करता है, तब जाकर अपनी गद्दी पर बैठता है। यही प्रक्रिया है अपने देश में भी। और इसके अलावा राजनीतिक संप्रभुता जो है वो नेताओं के हाथ में नहीं है, भले ही नेता आजकल उस पर अपना दाव पेच चला रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन मूल नियंत्रण जनता के हाथ में है। 5 साल बाद जनता को रिपोर्ट कार्ड इन्हें दिखाना पड़ता है। इसके बाद किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थित होना, विशेषाधिकार किसी के पास नहीं, ये एक चीज है, तो सभी है इसमें। इसके बाद देखिए अगले 67वें को, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है, बेशक किया गया है। और देखिए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में भारतीय संविधान कनाडाई जो मॉडल है उसके समान है, उसके जैसा है, या दोनों सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, मतलब दोनों गलत है, ऐसा कहा गया। तो सी और डी वाले ऑप्शन तो वैसे ही दिए हुए हैं, आप ए और बी पर विचार करिए, बताइए। और 67 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। मतलब अल्पसंख्यकों का संरक्षण बकायदा आयोग वगैरह बना के उनके नियम कायदे जो है वो फिक्स किए गए हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है, वो सब है ठीक। और उसके अलावा केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वो कनाडाई मॉडल पे, ये भी सही है, तो इसमें सी वाले को चुनते हैं। उपर्युक्त दोनों सही है, कोई गलत नहीं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न में कहा गया 68वें में कि संसदीय लोकतंत्र क्या होता है। तो जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच में संतुलन होता है, या सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार करने और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है। दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है, अर्थात दोनों गलत है। बताइए इसमें से संसदीय लोकतंत्र का असल मतलब क्या होता है। तो 68वें का भी सी होगा, क्योंकि दोनों मतलब होते हैं ना, जन भागीदारी होती है और संभ्रांत वर्ग का जो शासन होता है उसके बीच में बैलेंस होता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप यानी जो तानाशाही है वो हाजिर हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार करने और कार्य करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है, वो भी सही है, तो इसमें से हम सी वाले को चुनते हैं। इसके बाद 69वें को देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है। तो शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी होता है, ऐसा दिया हुआ है, और कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है, दोनों सही है, दोनों गलत है। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 69वां जो आप देख रहे हैं इसका सी हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक, दोनों सही है। यहाँ बात किसकी हो रही है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की हो रही है, तो वहाँ राज्याध्यक्ष तो वो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। और वीटो यहाँ इस्तेमाल कर सकती है कार्यपालिका विधायी कार्यों के लिए। इसके बाद देखिए इसमें दोनों को चुना, अगले वाले को देखते हैं, यानी 70वें प्रश्न को। और क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की विशेषता है। तो राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, यह विधायी और कार्यपालिका कृत्यों को पृथक नहीं करता है, राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है, और राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है। ये चीजें इसमें कही गई। अब आप बताएं कि इसमें से कौन सा होगा। तो इसका अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 70 अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की विशेषता है, तो आप देखिए इसमें बाकी बातें जो है वो आंशिक तौर पर सही हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। अगर अध्यक्षात्मक शासन है तो उसमें विधायी निकाय से राष्ट्रपति का ताल्लुक नहीं होता, मतलब वो उसका भाग नहीं होता है, ये कहने का मतलब। इसके बाद 71 को देखते हैं, बाकी चीजें जो है वो तो अपनी जगह है। 71 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। तो प्रत्येक राज्य सरकार की यानी जो राज्य सरकार होती है उसकी अपनी शक्तियां होती हैं। न्यायालयों को संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति प्राप्त होती है,
और राज्य केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, ऐसा कहा गया। या फिर सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है, मतलब उनका बकायदा वर्गीकरण कर दिया गया है। तो आप बताएं कि इसमें से कौन सा होगा जो कि विशेषता नहीं है, मतलब 3 विशेषताएं होंगी। और 71 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। इस विकल्प को देख लीजिए, यही एकमात्र है जो कि विशेषता नहीं है, राज्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, ये वाली। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि परिसंघवाद की विशेषता नहीं है, तो वो इससे बाहर हो गया, बाकी सब है। इसके बाद 72 को देखते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा सही है। तो इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ऐसा। प्रधानमंत्री विधायिका के बहुमत दल का नेता होता है, मतलब सर्वोच्च नेता होता है। और इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति भी हो सकता है, जैसा कि अपने देश में है। तो आप बताएं कि इसमें से सत्य कौन सा है। और 72 का डी हो जाएगा, यहाँ सभी का ऑप्शन मौजूद है और ये जितने भी कथन है वो सभी सही। इसके बाद 73 में चलते हैं। 73 में आपसे कहा गया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत या उसके संदर्भ में कौन सा सत्य है। तो पहला कथन आपसे ये बता रहा है कि इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने और अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसमें विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार नहीं होता है। दोनों सही है या कुछ भी इसमें से सही नहीं है, दोनों गलत है। तो आप बताएं, संसदीय व्यवस्था की बात हो रही है, सही कथन आपको तलाशना है। और 73 का जो राइट आंसर है वो ऊपर वाला होगा, यानी ए ही सही है इसका, ठीक है। ए वाला सही है, डी इसमें नहीं होगा। ये नहीं कि सबको चुन ले या फिर दोनों को चुन ले, ऐसा कुछ नहीं। इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने और जो सदस्य होते हैं उनके व्यवहार को नियंत्रित करने की स्पष्ट शक्ति प्राप्त होती है, ये मुख्य बात है। इसके बाद 74 को देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक कौन सा होता है। तो किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण होता है, ये पहली चीज है। दूसरा यह है कि इमरजेंसी का प्रोविजन, इकहरी प्रशासनिक व्यवस्था, ये वाला, या फिर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, या फिर सभी। बताइए इसमें से कौन सा होगा। यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा होगा बताइए। देखिए 74 का डी वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं, मतलब इसमें कहने का मतलब है कि सशक्त केंद्रीय सरकार अगर चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन तो पहले से ही थे, तो डी वाला नहीं बल्कि इसमें हमें ई वाला चुन लेना चाहिए। सभी, ये जितनी चीजें हैं वो सभी रहेंगी, तभी तो कोई राज्य या कोई जो सरकार है वो सही ढंग से चल पाएगी। तो कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 75। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता है। तो सही बात है, भंग तो नहीं होती है। अब इसके बाद देखिए, यहां पर कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो पूछा यह जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली की सरकार क्यों कही जाती है, मतलब उसकी ऐसी कौन सी विशेषता है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। सी का मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और यही संसदीय शासन प्रणाली का मूल अंग होता है या मूल आधार होता है। मंत्रिपरिषद यानी मंत्रियों की जो परिषद है, कैबिनेट मंत्री या जो राज्य स्तरीय मंत्री है, उनकी जो पूरी कमेटी है, परिषद है, वो अंततः लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद 76 को देखते हैं। कहा गया कि संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में क्या चीज शामिल नहीं है। तो डुअल गवर्नमेंट शामिल नहीं है, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यों का हस्तक्षेप शामिल नहीं है, या एकल नागरिकता और शक्तियों का बंटवारा ही शामिल नहीं है। तो आप बताएं इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 76 संघीय सरकार के बारे में कहा जा रहा है, तो सी वाला हो जाएगा, एकल नागरिकता उसमें शामिल नहीं है, बाकी सब है। इसके बाद 77 को देखते हैं। उदारवाद या उदारतावाद जो है, इसके संबंध में कुछ कथनों पर विचार कीजिएगा। तो उदारवाद व्यक्ति को समानता जैसे अन्य मूल्यों के प्रति अधिक वरीयता देता है। उदारवाद के हिसाब से सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की आवश्यकता पड़ती है। उदारवाद कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करता है और सभी कथन सत्य है, ऐसा भी कहा गया। आप बताएं कि इसमें से कौन सा होगा। और 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। डी का मतलब यह है कि सभी सही है इसमें। तो एक एक को ध्यान से देख लीजिए, आवश्यक नहीं है कि सब एक साथ दे। तो उदारवाद व्यक्ति को समानता जैसे अन्य मूल्यों की वरीयता देता है। उदारवाद के हिसाब से सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की आवश्यकता है और ये कल्याणकारी राज्य की भूमिका को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका डी आंसर होगा। इसके बाद 78 को देखते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप में या स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ देखिए, इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और अधिनियमों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, ऐसा दिया हुआ है। और साथ में यह भी दिया हुआ है कि रूस, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा श्रीलंका, सभी देशों के नाम देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार की यानी संसदीय शासन प्रणाली वाली सरकार है और सभी सत्य हैं, ऐसा भी डी वाले में दिया हुआ है। तो गलत क्या है आपको बताना है, 78। और 78 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। यहां असल में देखिए जो चुनाव है ना, जैसे सी वाला आप देख रहे हैं, तो सी वाले में रूस, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका दिया हुआ है। और यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया कि संसदीय स्वरूप का कौन सा इसमें से ब्यौरा देता है। तो ब्राजील में खुद ही नहीं है संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय व्यवस्था है। तो इस प्रकार से सी वाला भी नहीं होगा, ठीक। तो इसमें गलत क्या है, उपर्युक्त सभी सत्य है, कुछ गलत चुनने का मतलब यह है कि सभी सत्य नहीं है, उसमें गड़बड़ियां हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 79 में कहा गया कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में जो समझौता हुआ था, ठीक, तो समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था।
तो प्रावधान ये था, इसमें देखिए, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र, डोमिनियन स्थिति को बनाए रखना, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो पृथक निर्वाचन के लिए ही तो गांधी जी, मतलब पृथक निर्वाचन के खिलाफ ही तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, मतलब वो विरोध इसका कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे और ज्यादा जो बड़ी खाई है वो तैयार हो जाएगी। पहले ही मर्ले मिंटो रिफॉर्म ने 1909 में पृथक निर्वाचन करके अल्पसंख्यकों को एकदम से अलग थलग कर दिया है। अब दलितों के साथ भी अगर वही होगा तो बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी, और इसीलिए वो विरोध कर रहे थे। तो उनको पृथक निर्वाचन नहीं बल्कि संयुक्त निर्वाचन दिया गया, लेकिन जो उनका क्षेत्र था, मतलब आरक्षण क्षेत्र था, उसको यहाँ पर बनाया गया, मतलब संयुक्त निर्वाचन के अंतर्गत ही उनके लिए स्थान आरक्षित किए गए, यही प्रावधान था। ठीक, तो ये वाला सही है, इसमें डी वाला, यहाँ तक हमने किया है। और इसके बाद अंतिम प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो ये 1909 का अधिनियम था। यहाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, 1909 और 1935 एक साथ है, तो ऊपर वाले को तो जाने दीजिए, ये विकल्प किसी काम का नहीं। यहाँ देखिए, भारत सरकार अधिनियम यानी माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी कह सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब इसमें से आप बताइए। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर 1935 हो जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रोविजन थे। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें अनेकों अनुच्छेद थे और वहीं से अधिकतर भारतीय संविधान में बोरो किए गए हैं, यानी ढांचा वही है, ब्रिटिशों का ढांचा है, उसी पर हम शासन कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है, क्विज को कंप्लीट किया है। ऐसी बहुत सारी क्विजेस, बहुत सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। अगर आप क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है, इसका लोगो भी आप देख रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ बहुत सारी अध्ययन सामग्री अभी आपको दी जाएगी।